हेलो दोस्तों। अब तक हम जान चुके हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था रेफरेंसेस के बारे में, क्या क्या ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें अपने प्राचीन भारत के बारे में पता चलता है, उसकी सभ्यताओं के बारे में पता चलता है। मटेरियल रिमेन्स, कॉइन्स। अब हम जानेंगे जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी के बारे में, और जैसा कि आप इस मानचित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश, इसके ऊपर एक नदी है कृष्णा रिवर, फिर नीचे एक नदी है कावेरी। तो आंध्र प्रदेश कावेरी और कृष्णा नदी के बीच में है। प्राचीन सभ्यताओं से पता चलता है कि पहले समय में कोशिश ये की जाती थी राजा महाराजाओं द्वारा कि किसी शहर को नदी के किनारे बसाया जाए। जब सड़कें नहीं थी, यातायात के साधन नहीं थे, तो नदियों में नावों के द्वारा, जहाज़ों के द्वारा ही यात्राएं होती थी। उस समय जैसे भी लकड़ी के या जिस भी तरह के जहाज उपलब्ध रहे होंगे, तो नदियों के किनारे ही कुछ विशेष क्षेत्र बसे। कारोबार के माध्यम से भी नदियां बहुत महत्वपूर्ण मानी गई उस समय। तो जियोग्राफी में हम आगे देखेंगे कि कैसे द हिमालयाज प्रोटेक्ट द कंट्री। जो उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, वो देश की रक्षा करता है। जो सर्द हवाएं साइबेरिया की तरफ से आती हैं, उनसे हमारी रक्षा करता है। प्लेन्स ऑफ द इंडस इन नॉर्थ वेस्ट, द गंगा यमुना दोआब इन द मिडिल गैंजेटिक बेसिन इन द ईस्ट एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द एक्सट्रीम ईस्ट। मतलब क्या क्या क्षेत्र पश्चिम से पूरब की तरफ थे, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ द इंदुस टू ब्रह्मपुत्र बेसिन, annual rainfall is increasing from 25 centimeter to over 250 centimeter। जो समतल मैदान है इंदुस के, वहां से ब्रह्मपुत्र बेसिन तक काफी वेरिएशन है बारिश में। ये अभी हम है बोल रहे हैं, ये एक्चुअली हम अपने प्राचीन भारत के बारे में बता रहे हैं। चूंकि वर्षा की जो मात्रा थी उसमें बहुत अंतर था। मैदानों में 25 सेंटीमीटर औसतन, और ब्रह्मपुत्र बेसिन की तरफ जाते जाते पूर्व में लगभग 250 सेंटीमीटर बारिश होती थी। तो उसका क्या प्रभाव रहा? मतलब द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया, द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वेस्टर्न एरिया वर यूटिलाइज्ड फर्स्ट। तो जो पश्चिम भूभाग रहा था, पश्चिम भूभाग के जो प्राकृतिक स्रोत थे, वो पहले इस्तेमाल किए गए। एंड लार्ज स्केल ह्यूमन सेटलमेंट्स जनरली स्प्रेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बच्चों नोट कर लेना कि हम प्राचीन भारत को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस तरह से लोगों ने रहना शुरू किया पश्चिम से पूरब की तरफ
ह्यूमन सेटलमेंट हुआ। The Vindhya mountains cut across the country from west to east. The speakers of the Dravidian languages lived south of the Vindhyas and of the Aryan languages north of it. जो विंध्या पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखला है, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, वो भारत की भूमि को दो भागों में बांट देती है, उत्तर और दक्षिण। जो ड्रिविडियन लैंग्वेज बोलने वाले थे वो इस श्रेणी, इस पर्वतमाला के दक्षिण में रहते थे, और जो आर्यन भाषा को जानने वाले थे वो इसके उत्तर में रहते थे। द हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा की सभ्यता क्या था इसके बारे में भी जानेंगे। और इसकी विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। द सिविलाइजेशन was discovered first in 1921. At the modern site of Harappa, situated in the province of West Punjab in Pakistan. ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज कब हुई? 1921 ईस्वी में। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया? क्योंकि ये पाकिस्तान में पश्चिमी जो पंजाब था, वो जो राज्य था, उसमें एक हड़प्पा नाम की जगह स्थित थी, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। Although over 250 Harappan sites are known, only 6 can be regarded as cities. यद्यपि 250 से ज़्यादा जब एक्सकवेशन किया गया, उस जगह के बारे में जानने की पुरातत्व विभाग ने कोशिश की, तो 250 से ज़्यादा ऐसी साइट मिली, परंतु उनमें से जिन जगहों का ढांचा जो वहाँ की योजना के तहत जो बनावट थी वो शहरों से मिलती जुलती जो थी, वो केवल 6 शहरों की थी। Of these 2 important cities were Harappa in Punjab and मोहनजोदारो इन सिंध। ये काफी प्रसिद्ध नाम है जो आपने समय समय पर सुने होंगे। ये तो हो गया हड़प्पा सभ्यता के बारे में संक्षिप्त वर्णन। अब टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर, तो कैसी उस समय की जो जगह खुदाई में मिली, कैसी बनावट रही थी, कैसे स्ट्रक्चर्स थे। जो दुर्ग थे उस समय के शहरों में, नीचे एक ब्रिक्स के घर भी थे उस समय। दुर्ग क्यों बनाए गए? किसी आक्रमण की स्थिति में अपने आप की जानवर से रक्षा करने के लिए, सुरक्षा बचाव के लिए थोड़ी ऊंचाई पर बना दिए जाते थे, उनको दुर्ग बोलते थे, और नीचे मकान होता था। ग्रेट बाथ, जो ग्रेट बाथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि काफी स्ट्रक्चरल नॉलेज उनसे फील होती है कि यार बहुत समझदारी के साथ वो काम किया, कोई गंदगी में ऐसे नहीं रह रहे थे। काफी बड़े ग्रेट बाथ होते थे, 2.5 मीटर गहरे होते थे, बड़े बड़े कुओं से वो पानी निकाला जाता था। देयर वर साइड रूम्स होते थे कपड़े बदलने के लिए, और जो बाथ होता था, बाथरूम होता था, वहां से ड्रेन में पानी ले जाने के लिए आउटलेट भी दिए गए थे। ब्रिक प्लेटफॉर्म फॉर ग्रेनरीज, धन, अन्न और खाने की वस्तुओं के भंडारण के लिए भट्टे वाली जो ईंटें होती हैं उनके
प्लेटफॉर्म्स या फिर जो भी बनाया गया था, स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे उनके भंडारण के लिए। तो काफी अच्छी व्यवस्था रही थी उस समय में। अब हम बात करते कि एनिमल्स, उस समय पशुओं का चाल चलन था कि नहीं था, और एनिमल्स वर केप्ट ऑन ए लार्ज स्केल। कौन से ऐसे पशु थे? ऑक्सन, बैल थे, भैंस थी, बकरियां थी, शीप, भेड़ थे, सुअर थे, डोमेस्टिकेटेड थे। घरों में आमतौर पर मिल जाया करते थे घरों में। कैसे पता चला होगा? घरों में जब खुदाई की गई होगी तो अवशेष मिले होंगे इन जानवरों के। पता लगाया होगा अलग अलग मेथड से कि भाई कौन से जानवर का ये जो ढांचा स्केलेटल है, तो उससे ये कह पा रहे हैं कि ये वाले जो है घरों में पाए गए। एसिस एंड कैमल्स विच वर पॉसिबली यूज्ड एज बीस्ट्स ऑफ बर्डन। जो गधे थे, ऊंट थे, वो आमतौर पर बोझा ढोने के काम में लिए जा रहे थे। टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट्स, उस समय की क्या हाथ से बनने वाली वस्तुएं प्रसिद्ध थी, क्या तकनीक उनके पास थी, क्या ऐसी चीजें वो यूज करते थे कि वाह। तो द हड़प्पन कल्चर बिलोंग्स टू द ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज was made by mixing tin and copper. Due to the non-availability of tin, bronze tools were not prolific in हड़प्पा। उस समय की जितनी भी सभ्यताएं रही विश्व भर में, उसमें ब्रॉन्ज का बहुत ज्यादा यूज किया गया था, परंतु इस भूभाग में, भारत के भूभाग में टिन की पर्याप्त मात्रा ना होने के कारण ये ब्रॉन्ज से बनी वस्तुएं यहाँ पर कम ही देखने को मिली, ऐसा हमको पता चला खुदाई में। रिलीजियस प्रैक्टिसेस, द हड़प्पन्स लुक्ड अपॉन द अर्थ एज गॉडेस। तो पृथ्वी को क्या मानते थे? देवी मानते थे। इन इजिप्ट द डॉटर इनहेरिटेड द थ्रोन और प्रॉपर्टी। आप देखिए कितनी बढ़िया बात है। इजिप्ट में बेटियां उत्तराधिकारी हुआ करती थी उस समय। ये इजिप्ट की जो सभ्यता की जब पता लगा, इजिप्ट, हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, इजिप्ट दूसरी जगह की सभ्यता की बात है, लेकिन वहां की सभ्यता में ये पता चला कि बेटियों को उत्तराधिकारी बनाया जाता था, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे राज्य की बात हो। बट वी डू नॉट नो अबाउट द नेचर ऑफ इनहेरिटेंस इन द हड़प्पन सोसाइटी। हड़प्पा समाज में उत्तराधिकारी के बारे में अधिक जानकारी हमारे पास नहीं है। हम नहीं बता सकते कि क्या प्रचलन उस समय रहा था, पर जैसा अधिकतर किताबों में पाया गया है कि पुरुष उत्तराधिकारी होते थे। गॉड्स वर नॉट प्लेस्ड इन टेम्पल्स। उस समय में भगवान की मूर्तियों को मंदिरों में नहीं रखा जाता था। अम्यूलेट्स हैव बीन फाउंड इन लार्ज नंबर्स। ताबीज पहनने की प्रथा रही क्योंकि बहुत सारे नंबर्स ऑफ एम्यूलेट्स पाए गए खुदाई में। राइटिंग्स क्या थी उस समय की? द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज नोटिस्ड इन 1853। इट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड सो फार। उस समय जो पत्थरों पर या स्तंभों पर, लोहे के दीवारों पर जो भी उस समय अंकित किया गया, लिखा गया, पहली बार 1853 में कुछ साक्ष्य मिले थे उसके, परंतु अभी उसको समझ नहीं पाए हैं उस भाषा को कि वो क्या लिखा है। अनलाइक द Egyptians and Mesopotamians, the Harappans didn't write long inscriptions. लेकिन जो चित्र थे, जो लिखावट थी, उससे इतना समझ में आता है कि जैसे इजिप्ट और मेसोपोटामिया के केस में काफी बड़े बड़े लेख मिले थे पत्थरों पर या कहीं भी लिखे हुए। हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं मिला है। छोटी छोटी वर्ड्स की फॉर्म में, चित्र की फॉर्म में
या किसी सामान पर अपनी पहचान बनाने के रूप में कुछ अंकित किया गया, वैसी चीजें मिली हैं। द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज नॉट अल्फाबेटिकल बट मेनली, सॉरी फॉर दिस लाइन, the Harappan script is not alphabetical but mainly pictographic. Duration of Harappan civilization. The Harappan culture existed between 2500 BC to 1750 BC. Thank you so much.